नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बड़े मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं। मैं इनवाइट करूँगा और वेलकम करूँगा गौतम चटर्जी सर का। नमस्ते जी। ही इज़ फाउंडर चेयरमैन ऑफ महारेरा और हमको काफ़ी अच्छी तरह से गाइड करते रहे हैं हमेशा। और आज कुछ नए जो रूलिंग्स आई हैं या रेरा के बारे में बहुत जानकारी एजेंट्स को भी नहीं है उसके लिए हम आज यहाँ मिले हुए हैं। ये सब बातें हम गौतम सर से आज सुनेंगे। और मेरे राइट में हैं दर्शन जी, दर्शन चावला जी। नमस्कार। ये प्रेसिडेंट है प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे के, और दर्शन जी का भी बहुत अपना अनुभव रहा है इस लाइन में। तो हम लोग मिलकर के गौतम जी से आज डिस्कशन करेंगे। सो गौतम सर, बिफोर वी स्टार्ट, आप थोड़ा रेरा के बारे में, जो एजेंट्स का सेक्शन है, कुछ अगर ब्रीफ कीजिए हमारे सुनने वालों के लिए। सबसे पहले तो किशन जी और दर्शन जी, मैं आपको इस उपक्रम के लिए अभिनंदन करूंगा। और ये जो आप कैपेसिटी बिल्डिंग जितने हमारे रियल्टर्स हैं उनके लिए ये जो आपने शुरू किया है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। क्योंकि 5 साल पहले जब ये एक्ट आया सेक्टर में, और हम सभी जानते हैं कि 2017 से पहले ये सेक्टर पूरा एक अनऑर्गेनाइज्ड, अनरेगुलेटेड सेक्टर था। और इसके बावजूद कि ये सेक्टर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे देश का, जीडीपी की नज़र से देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से देखिए, बाकी कितने सारी इंडस्ट्रीज इस पे निर्भर है, डिपेंडेंट है, उस पे देखिए। और इसमें ये जो 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं जिस पे ये सेक्टर सरवाइव करता है, मतलब रियल एस्टेट प्रमोटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स या चैनल पार्टनर्स या रियल्टर्स, जो फैसिलिटेट करते हैं हर बिक्री का जो व्यवहार होता है होम बायर में और डेवलपर में और होम बायर। और इन तीनों को जो है लेके ये एक्ट लाया गया। और आपने पूछा कि थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, वो कौन से सेक्शंस हैं एक्ट में जिसपे कि रियल्टर्स के बारे में बताया गया है। अब खास करके मैं समझता हूं 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसपे कि हमको नजर डालना पड़ेगा। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 जे, दूसरा सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेक्शन 9 में बताया गया है कि जितने रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, मतलब जिसका डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, कि जो कोई भी खरीदी बिक्री का व्यवहार एक डेवलपर में और एक होम बायर में या ऑफिस बायर, कोई भी जो बायर है, इन दोनों में जो वो फैसिलिटेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ फी और अ चार्ज और अ कमीशन, जो भी उसको शब्द आप यूज करें, तो ऐसे व्यक्ति को हम रियल एस्टेट एजेंट डिफाइन करते हैं। और सेक्शन 9 में बताया गया है कि जब भी कोई रियल एस्टेट एजेंट इस तरह का व्यवहार करेगा बिटवीन अ बायर एंड अ रियल एस्टेट प्रमोटर, तो उसको जो है रेरा के अंतर्गत, सेक्शन 9 के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसके साथ ही सेक्शन 10 भी हमको देखना जरूरी है। सेक्शन 10 का पहला सब सेक्शन जो है कि रियल एस्टेट एजेंट सिर्फ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में फैसिलिटेट करेंगे जो कि प्रोजेक्ट भी रजिस्टर्ड हो। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट का सेक्शन है सेक्शन 3 और 4। तो आप जो है बिना रजिस्ट्रेशन लिए आप काम नहीं करोगे। दूसरा, आप ऐसे प्रोजेक्ट में ही काम करोगे जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। और सेक्शन 4 जैसे मैंने बताया, और सेक्शन 4 ऐसा है कि जिसमें आप जब इस तरह का व्यवहार करोगे किसी प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट का जो प्रमोटर है, जो प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, वो रजिस्टर करते वक्त आप उसके प्रोजेक्ट के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो आप माल आप बेचोगे या आप फैसिलिटेट करोगे, आपका नाम भी जो है उस प्रोजेक्ट के वेब पेज पे आना जरूरी है। तो आपके लिए डुअल सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक तो आप खुद रजिस्ट्रेशन लोगे, और दूसरा जिस प्रोजेक्ट में आप काम करोगे उस प्रोजेक्ट के वेब पेज पे आपका नाम आना चाहिए। इसलिए आपको उसके प्रमोटर से आपको वार्ता करके अपना नाम वहां पर दर्ज करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को इसमें शंका ये होती है
कि मैं तो सेकंड्स में डील करता हूं, मैं नया प्रोडक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हम नहीं करते हैं, तो हमको क्यों लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल, शायद आज शुरू करते वक्त, क्योंकि एक अनरिकग्नाइज्ड अनरेगुलेटेड सेक्टर था, उसको रेगुलेशन में सबसे पहले लाया गया कि जब नया कुछ बन रहा है बिक्री के लिए, उसमें जो है रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। हम शायद नहीं जानते कल होके ये प्रोजेक्ट जो है एक्सटेंड हो जाए कि ऐसा प्रोजेक्ट बन गया था, वो रजिस्टर्ड हो चुका था, लेकिन वो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बाद में जो है वो घर दूसरी बार बिक्री हो रही है और उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उसमें शायद कभी ना कभी कल होके उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट आज हैं जो कि इस फैसिलिटेशन का काम करते हैं कि एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला उसमें आप मध्यस्थी करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन जब आप खास करके नए प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आप अगर हैं, तो आपको ये भी जरूरी है कि आप देखें कि आपका नाम दर्ज हो जाए उनके वेब पेज में। इसके अलावा तो कुछ और भी चीजें हैं जिसमें कि आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड्स अपना रखना चाहिए, ये सब चीजें हैं। ठीक है सर, मेरा कभी भी कोई शंका अगर हो, मैं जो बता रहा हूं उसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा और इलैबोरेट कीजिए, तो जरूर आप पूछें। Gautam sir, my question to you is that we have got these associations, like Professional Realtors of Pune, we are under the National Realtors of India as such. As per you, is it a benefit to being a member of an association as a realtor? इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दूं एज टू हाउ डू आई लुक अपॉन सच एसोसिएशंस। इसको जो है मैं इसको मानता हूं कि यू आर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एसआरओ कहते हैं। अब ये एसआरओ का कॉन्सेप्ट इतना तो हमारे देश में प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन इन द वेस्टर्न कंट्री दिस इज वेरी प्रेवलेंट, दैट इन सेक्टर स्पेसिफिक, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हमारा जैसे रियल एस्टेट सेक्टर हो, वहां पर जो स्टेक होल्डर्स काम करते हैं, दे एज मेंबर शुड बी अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, एंड द बॉडी नीड नॉट बी अ मोनोपोलिस्टिक बॉडी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको फोर्स किया जाए कि नहीं आप जो है एक ही एसोसिएशन, उस एसोसिएशन का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। देयर शुड बी अ चॉइस। जैसे आज प्रोमोटर्स में देयर इज अ चॉइस, यू कैन बी आइदर अ मेंबर ऑफ क्रेडाई, और यू कैन बी मेंबर नेरेडको, और यू कैन बी बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या यहाँ पर एक पुणे में एक एसोसिएशन है। तो ऐसा जो है, these bodies are called SROs, self regulatory organization, because it is expected कि एक कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बाकी डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म मेंबर्स में वो लेके आएंगे, और ये अच्छी बात है। और ये मेरा मानना था कि जब रियल एस्टेट यहाँ पर इंडिया में also came under a regulatory regime, then we should have very vibrant SROs, and all people who are working either as real estate agents or real estate promoters, they should be a part of a SRO. तो ये कॉन्सेप्ट हमने इंप्लीमेंट किया टू द एक्सटेंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोमोटर्स। रूल्स और रेगुलेशंस में चेंज करके भी हमने बताया, और ये कंपलसरी है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में है। महारेरा में अगर कोई भी प्रमोटर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करना चाहे, तो उसको उससे पहले उसको एक मेंबर बनना पड़ेगा किसी एक एसआरओ का। अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये आपके क्रेडाई, नेरेडको जैसे बॉडीज थे ना, वो बड़े क्लोज्ड थे इन द सेंस कि उनका थ्रेशोल्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन, उसका कॉस्ट, उसका चार्जेस वे वेरी हाई। मे बी द सेम थिंग होल्ड्स गुड फॉर एनएआर, या एनएआर की जो बॉडीज हैं जैसे आपके हैं पीआर, प्रॉप। तो मेरा ये मानना था कि भाई आपको इस सेक्टर में जो लोग कटिंग एज लेवल पे काम करते हैं, मतलब जो लोग फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड ये, वो जाके होम बायर से मिलते हैं, वहां पे जो है उनको उनमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उनमें कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। और इसको अगर फॉलो करना है तो सिर्फ आपके एनएआर के मेंबर्स जो हैं उनके पास है, लेकिन बाकी जो एजेंट्स रजिस्टर्ड उनके पास नहीं है। ये कुछ सही बात नहीं है, क्योंकि एक भी बैड रॉटन कैन स्पॉइल द होल बास्केट। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जिस तरह से हमने रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के बारे में किया, वैसा कॉन्सेप्ट अगर आप भी इंप्लीमेंट कर सकें, प्रॉप
कि आप जितने भी एजेंट्स आज रजिस्टर्ड हैं महाराष्ट्र में, और लेट अस स्टार्ट प्रॉप से बात करते हैं तो पुणे में सारे एजेंट्स को आप रीच आउट कीजिए, आप उनसे कहें कि अभी जैसे महारेरा ने कंपलसरी ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन शुरू किया है, या 6 मंथली जो है रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया है। पहले नहीं था, पहले था कि सिर्फ जो है आप एक एप्लीकेशन कर दिए, 5 साल के लिए आप रजिस्टर्ड हो गए, फिर आप अपना काम करते रहिए। लेकिन अब जो है, और अच्छी बात है ये कि ये लाया गया है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि जितने भी एजेंट्स आज कार्यरत हैं पुणे शहर में, उनको ये चॉइस देना चाहिए कि आप आइदर प्रॉप या कोई दूसरा कोई एसोसिएशन, इसकी आप मेंबरशिप ले और उस मेंबरशिप के तहत उनको जो है उनका नॉलेज अपग्रेड किया जाए, उनका कैपेसिटी बिल्ड किया जाए। तो ये आप अगर कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि बड़ी अच्छी बात होगी। गौतम सर, इधर मैं आपको कुछ अच्छी खुशखबरी देता हूँ कि प्रॉप ने एक सिल्वर मेंबरशिप चालू की है, जिसका हम लोग बहुत नॉमिनल चार्ज 3000 रुपीज ले रहे हैं, और 3000 में वो NAR इंडिया का मेंबर भी बन जाता है, और जो हमारे ट्रेनिंग्स रहते हैं वो ट्रेनिंग्स का भी उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें मेरा प्रश्न आपको दर्शन जी ये होगा कि आपने तो किया है, आपको लगता है कि हमने जो है थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत कम रखा है, इसलिए सारे लोग दौड़ के आ जाएंगे क्योंकि उनको जो वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, 3000 में उनको बहुत सारी चीजें मिल रही है। अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि इस स्कीम के तहत आज अगर पुणे में टोटल महाराष्ट्र में 40,000 रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उसमें से मैं समझता हूं कि 10-1,000 शायद पुणे में होंगे, 8 से 10,000 हैं। उस 8 से 10,000 में से कितने रियल एस्टेट रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स आपके सिल्वर मेंबरशिप लेने के लिए आगे आए हैं? बहुत कम है। तो द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। मैं तब मानूंगा जब आप इस 8 से 10,000 जो भी है उसका डेटाबेस में आप उनको रीच आउट करें, और रीच आउट करके उनको कहें कि वैल्यू फॉर मनी हम ही देख सकते हैं, आपको कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप मेरे पास आए, आपका हमका ट्रेनिंग प्रोग्राम हम होल्ड करेंगे, हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, ये सब चीज जो है आपको उनको रीच आउट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ हम बैठेंगे यही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने परसेंटेज उसमें रीच कर पाए। गौतम सर, आपके आशीर्वाद से कोशिश जरूर करेंगे। वेरी गुड। ओके सर, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइन, रियल एस्टेट सेक्टर में अलग अलग वर्टिकल्स हैं, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, लैंड्स प्लॉट्स के लोग बिजनेस करते हैं। अब रेरा ने केवल प्राइमरी मार्केट को सर्टिफाई किया है और उनको कंपल्शन किया है, लेकिन बहुत बड़ा तबका इससे बाहर है जो सेकेंडरी मार्केट में है, और उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, और प्लॉट्स और लैंड में भी पैसों, लोगों के जो कंज्यूमर्स हैं उनके पैसे डूबते हैं, व्यवहार ढंग से नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये सबको रेरा के अंदर लाया जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? किशन जी, आपने बहुत सही कहा। ये आपको मैं 5.5 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। उस वक्त जो है ये पूरा सेक्टर, जैसे मैंने कहा, अनरेगुलेटेड था। उस वक्त जो है जो भी ट्रांजैक्शंस हो, से लैंड के हो, प्लॉट के हो, या कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स हो, ऑफिस स्पेस हो, या जो कि आपने कहा सेकेंडरी मार्केट, ये सारे जो है अनरेगुलेटेड थे। आई थिंक एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन सरकार या पार्लियामेंट को लगा कि हम ये दो चीज इसमें से डील करते हैं। एक तो प्लॉट्स अंडर डेवलपमेंट, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो तो उसमें प्लॉट की खरीदी बिक्री होगी, उसको रेगुलेट किया जाए, और अपार्टमेंट्स की खरीदी बिक्री जो होगी उसको हम लोग रेगुलेट करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन। और मैं समझता हूँ ये पहले 5 साल में ये अच्छी तरह से ये चल पड़ी है। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ये जो दो सेक्टर हैं इसमें ये ट्रांजैक्शंस बहुत हद तक जो है रेगुलेट हुए हैं। महाराष्ट्र में तो खास करके आप भी मानेंगे जी। आपका ये मानना सही है कि वो उसके पहले अगर हम चले जाए, प्लॉट एने होने से पहले सिर्फ जो ट्रांजैक्शन लैंड का हो रहा है, या घर तैयार होके बहुत साल पहले हो गया है, लेकिन अभी जो है सेकेंडरी मार्केट में उसका जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी जो है जो रिसीवर्स हैं, होम बायर्स हैं, उनको जो है ये सहूलियत मिलनी चाहिए कि वो एक कंफर्ट लेवल मिलना चाहिए
कि जो मैं डील कर रहा हूं और जो जिसके मार्फत मेरे डीलिंग हो रही है, जिस रियल एस्टेट एजेंट के मार्फत, वहां पर कहीं मैं आई शुड नॉट बी फ्रॉडेड या कोई चीटिंग ना हो। तो मैं समझता हूं ये एक बार जब ये गाड़ी अच्छी तरह से चल पड़ी है दो सेक्टर्स में, ऑन प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड ऑन अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, तो ये बाकी दो चीजें हैं जो भी रिलेटेड है इसमें, उसको भी शायद लाया जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि शुरू में जब ये था कि रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर होगा सेक्शन 9, 10 और सेक्शन 4 जैसा मैंने बताया जी, लेकिन उसके बाद जो है जब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जब प्रोविजंस आया, 2002 का एक्ट है लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स होते होते 2020 दिसंबर में आके उसमें जो है रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नाम से रियल एस्टेट एजेंट को इंक्लूड किया गया है। मतलब कि सरकार के तरफ से भी ये समझा जा रहा है कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट घटक जिनके मार्फत कोई गलत अगर कुछ हो रहा है उसको हमको रोकना पड़ेगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपको अगर इतना विश्वास जो अथॉरिटीज हैं वो आप पर डाल रहे हैं तो आप में वो सारे मेंबर्स में वो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि कोई गलत काम ना हो। ठीक है। तो सर ये तो जैसे हमारी एसोसिएशंस हैं, हर लोकेशन में, हर सिटी में इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और एनएआर इंडिया के अम्ब्रेला में ये सारा देखा जा रहा है, एजुकेशन रेगुलेशन को किस तरह निभाया जाए, ये सारी ट्रेनिंग वक्त बे वक्त दी जाती है मेंबर्स को भी और नॉन मेंबर्स को भी। हम जैसे आपने बात की हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत जरूरी होगा इसमें नॉन मेंबर्स और मेंबर्स, ये जो है ना तफावत, ये जो फर्क है, डिफरेंस है, इसको कहीं ना कहीं आपको ऑब्लिटरेट करना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्सल सेट कौन होगा कि जितने भी एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं जी हाँ इन द रेस्पेक्टिव रेरा, उनको किसी ना किसी तरह से हमको इसके एम्बिट में लाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा उसमें से कोई भी एक अगर गलत काम करेगा तो वो मीडिया में जब आएगा तो मीडिया में बोला जाएगा कि ये रियल एस्टेट एजेंट जो है ना ये भरोसे लायक नहीं है। तो बिल्डिंग ट्रस्ट ये एक बड़ा टाइम टेकिंग है और इसको करने के लिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। जी, एफर्ट सर। एनएआर इंडिया हम लोग ने 2007 में फॉर्म की थी, 15 साल हो चुके हैं, अभी 15 साल में 5 साल रेरा आ चुका है। सो मूवमेंट तो चल ही रही है एंड होपफुली नो एब्सोल्युटली इट्स अ गुड मूवमेंट एंड यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट आई फील दैट a little extra effort. Yes sir, let's do that. Yes. I'm with you on that. Whenever you feel in this whole capacity building exercise, इसको let us call it capacity building. रियल एस्टेट सेक्टर का जो एक इंपॉर्टेंट घटक, एक स्टेक होल्डर है रियल एस्टेट एजेंट, उस एजेंट को हमको कैपेसिटी इतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके हाथ से कोई गलत काम ना हो पाए। ठीक है, ठीक है सर। मेरा सवाल ऐसा है कि आज एक डर पैदा हुआ है रियल एस्टेट एजेंट्स को, अब जो नया एग्जाम परीक्षा जो आ रही है सर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि एक जो दहशत हो गई है कि क्या होने वाला है। नहीं, इसी दहशत या डर जो है ये ज्यादा इग्नोरेंस के कारण होता है। जब हम ये लोगों को बताएंगे कि ये जो है एक कोई माउंट एवरेस्ट हम आपको क्लाइम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, वहां पे नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज और अवेयरनेस आप जो है अपने दोस्तों से, किशन जी से, दर्शन जी से मिलके आपने अखबार शायद किया होगा, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। ये नॉलेज इस तरह से आना चाहिए ताकि जो भी आप डील करते वक्त जहां पर आपको वो नॉलेज आपके बिजनेस में ज्यादा फायदा कर सकता है, वो नॉलेज आपको पहुंचाने का काम एक सिस्टमैटिक ढंग से थ्रू अ प्रॉपर कोर्स, और उस कोर्स में एग्जामिनेशन के थ्रू अगर मिल पाए तो मैं समझता हूं ये तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो इसमें डरने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता। आज शाम हम प्रॉप के द्वारा ऑर्गेनाइज एक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में हम सारे लोगों से हम यही बात करने वाले हैं एंड आई विल हैंड होल्ड एंड टेक यू थ्रू कि ये एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये क्या है, और ये कोई हवा नहीं है, ये कोई जैसे मेरा माउंट एवरेस्ट नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनएआर इंडिया के जो भीष्म पितामह हैं रवि वर्मा जी, जब मैं 2017 में सेटअप कर रहा था ये महारेरा और मैं इंटरिम चेयरमैन था,
उस वक्त हमसे वो मिले थे और उनका यही कहना था कि चटर्जी साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये रियल एस्टेट एजेंट जिसको आप रजिस्टर कर रहे हैं, कोई भी खड़ा हो के आके अप्लाई करेगा कि हमको रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन दे दो, और उसको आप रजिस्ट्रेशन दे देंगे? आपको नहीं लगता है कि उसका एक कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अब क्वालिफिकेशन मतलब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए या उसको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। हम उसको बात कर रहे हैं कि उसका जिस सेक्टर में वो काम करेगा उस सेक्टर में लोकल लैंग्वेज में या अंग्रेजी में वो इतना कम से कम जान जाए कि कौन सा एक्ट है, उस एक्ट के प्रोविजंस कौन कौन से लागू होते हैं, वेरियस टैक्सेशंस जो है, जीएसटी है, टीडीएस है, ये है वो है, कॉस्ट शीट कैसे बनती है, ये इंफॉर्मेशन अगर उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ढंग से मिल पाए और उसको वो पढ़े, सीखे और सीखने के बाद एक परीक्षा दे, तो मैं समझता हूं तो अच्छी बात होगी। क्यों दहशत है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये गलतफहमी दूर करने की आवश्यकता है, आपको भी और मुझे भी। सर, ये आई थिंक रियल एस्टेट इज अराइविंग। जैसे बाहरी देशों में तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में ये प्रैक्टिस की जाती है, जैसे एग्जाम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, एंड एवरी ईयर उनको एग्जाम देना पड़ता है अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। तो हिंदुस्तान में अगर ये आ रहा है तो इट शुड बी अ वेलकम मूव। बी वेलकम, शुड बी वेलकम। और उसको वेलकम करते वक्त ये जो एक, जैसा इन्होंने सही बताया कि बहुत सारे लोगों में ये मिसगिविंग है। हाँ। और ये डर या दहशत जो है, दिस इज कमिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए मैं समझता हूँ एनएआर को और ट्रॉप को और ज्यादा काम करना पड़ेगा ठीक है सर, टू रिमूव दैट इग्नोरेंस एंड डू नॉट कन्फाइन योरसेल्फ ओनली टू आपके जो गिने चुने जो मेंबर्स हैं, हु आर योर सिल्वर और योर गोल्ड मेंबर्स। प्लीज रीच आउट टू द लार्जर कम्युनिटी। आई एम अगेन सेइंग, प्लीज रीच आउट टू द लार्जर कम्युनिटी। सर, हम लोग जरूर करेंगे ये। आपने जो सजेशन दिए एंड सब वेलकम सजेशन, हम लोग उस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। और सर, दूसरा सवाल ऐसा है कि 13 तारीख को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था जिसके हिसाब से हर 6 महीने में हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और उसके पीछे एक कुछ रूल ऐसा बोला गया था, उसके बारे में अगर कुछ आपने। नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब ये एक्ट आया 2017 में, तो प्रोमोटर्स के बारे में तो बताया गया कि बहुत सारे सेक्शंस लागू होंगे और उनको क्वार्टरली अपडेट करना पड़ेगा, कैसा उन्होंने कितना माल बेचा, क्या किया नहीं किया, बहुत सारी चीजें जो है वो लागू हुआ प्रोमोटर्स के ऊपर। बट देन रियल एस्टेट एजेंट को जो है सिर्फ सेक्शन 9 और 10 के तहत बताया गया कि आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। उस रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आप जो है इन चीजों पे इंफॉर्मेशन दे दीजिए, उसमें इनकम टैक्स है, पैन है, जो भी है, और फिर जो है आप रजिस्ट्रेशन 5 साल के ले लीजिए। फिर 5 साल आप क्या कर रहे हैं आप करते रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे खुशी है कि महारेरा ने इसमें जो है काम किया, स्पेशली बिकॉज जैसा मैंने कहा पीएमएलए एक्ट में बताया गया कि आप रिपोर्टिंग अथॉरिटी के तहत रियल एस्टेट एजेंट को इंक्लूड कर दिया गया है दिसंबर 2020 में। तो इसीलिए महारेरा ने सोचा कि आप रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनोगे 20 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है, तो उसके साथ ही हर 6 महीने में आप किन किन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और उन 6 महीने में आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स के ट्रांजैक्शन कराए हैं, इसका इंफॉर्मेशन जो है आप डालिए। अब इसको आप 2 तरह से देख सकते हैं। पॉजिटिवली अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है सेल्फ प्रमोशन है, आप कितने अच्छा काम कर रहे हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, कितना ट्रांजैक्शंस आपके थ्रू हो रहा है, और ये पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। पब्लिक डोमेन में क्या नहीं डाला जाएगा कि आपने ट्रांजैक्शन में कितने फीस चार्ज किए, वो लोगों को नहीं डाला जाएगा। वो इंफॉर्मेशन आप रेरा को देंगे, रेरा के पास रहेगा। या आप पीएमएलए एक्ट में आपका रिपोर्टिंग, आपका जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन है या प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है, वो इंफॉर्मेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर बाकी जो है वो सिर्फ रेरा के पास रहेगा, वो जो है पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा। पब्लिक डोमेन में क्या रहेगा, मैं जैसे एक होम बायर हूं तो मुझे पता चलेगा कि मैं जब ढूंढ रहा हूं कि कौन सा रियल एस्टेट एजेंट मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे घर ढूंढना है, तो मैं इफ आई गो एंड आई फाइंड कि किशन जी जो है ये 25 प्रोजेक्ट्स में जो है जुड़े हुए हैं और पिछले 6 महीने में इतने सारे ट्रांजैक्शंस उनके थ्रू हो रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली मेरा जो है झुक जाएगा इनके तरफ, किशन जी मेरा भी कुछ करवाओ ना।
तो इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखिए कि हाँ, इस पे जो है एक मेरे ऊपर प्रेशर होगा कि हम एक 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन लेके चुपचाप बैठ नहीं जाएंगे, हम मेहनत करेंगे ताकि मेरा भी जो है उस लिस्ट में नाम चढ़े और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हम कर सकें। ऐसा देखिए, मानते हैं आप? बिल्कुल सर, मेरे को तो अभी मतलब आपके सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे प्रमोशन मिली। प्रिसाइसली यही मेरा कहना है, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसकी शाबाश की इस इंफॉर्मेशन के मार्फत हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको खुशी होनी चाहिए। सर इसमें एक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक एंड वे ऑफ लुकिंग। इसमें जो मैं देख रहा हूँ, जो फियर है या जो रिजर्वेशन है लोगों की अब तक की, वो ये है कि बहुत ज्यादा ब्रोकर्स जो हैं वो सिंगल ओनर ऑफिस वाले हैं जी। मतलब कई लोगों के ऑफिस नहीं होते हैं, घर से ऑपरेट करते हैं, इंडिविजुअल ब्रोकर्स हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब ये इतने रेगुलेशंस आ रहे हैं, जैसे उनको हर चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो मे बी उनको फिर किसी को हायर करना पड़ेगा ये सब काम करने के लिए। तो प्रॉब्ली ये उनको लग रहा है कि कुछ लादा जा रहा है उनके ऊपर। नहीं, ऐसा भी कुछ कंप्लायंस जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये जो फॉर्मेलिटी सारा ऑनलाइन है जी। और जब मैं जैसे बता रहा हूं कि आप जो है इन सारे मेंबर्स जो आज मेंबर नहीं भी हैं, हाँ। उनको जो आप कहेंगे कि हम आपका उसको सिल्वर मेंबरशिप या प्राइमरी मेंबरशिप या कुछ भी प्रॉप का देंगे, प्रॉप का सेक्रेटेरिएट जो है उनको ये ट्रेन करेगा। ये तो ऑनलाइन अपलोड करने की बात है, 6 महीने में एक बार, ऐसा कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है। वो जो भी इंडिविजुअल भी जो है, इंडिविजुअल अपना हिसाब तो रखता होगा। हाँ जी। और 20 लाख से ऊपर है तब वो पीएमएलए लागू होगा। 20 लाख से कम अगर वो काम करता है तो उसका इंफॉर्मेशन जो भी वो कर रहा है इनकम टैक्स के लिए, उसके पास तो कुछ हिसाब रखना पड़ता होगा। तो वो हिसाब जो रखता है उसको जो है, अगर आप वो फॉर्मेट, अभी फॉर्मेट में खोल नहीं रहा हूं, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है। उसमें भी हैंड होल्डिंग आप करेंगे तो लोग आसानी से उसको भर पाएंगे, तो इसमें भी कोई डर की बात ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो मेरा सवाल और एक है जो कि मेरे कम्युनिटी, रियल्टर कम्युनिटी के लिए है कि आपने डेवलपर के लिए तो कुछ रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि उनका कोई भी नेगेटिव होता है तो आप उनको बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जब मेरा इंसेंटिव डेवलपर से लेना है या कुछ करना है तो उसके लिए आपने हमें कोई सेफगार्ड नहीं किया। नहीं, ये बात जो है, ये बात भी रवि वर्मा जी ने हमको बताया था, और उसके बाद ही जो है महाराष्ट्र में कम से कम, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, हम एनएआर इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमने रूल्स में चेंज करवाए, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन प्रावधान नहीं रखा गया था कि अगर कुछ गलत होता है तो उसका सेफगार्ड क्या है, हम क्या उस गलती के अगेंस्ट में हम क्या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 31 के तहत। तो पहले शायद नहीं था, लेकिन जो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट था उसमें अमेंडमेंट करवाया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी, उस वक्त मैं रेरा चेयरमैन था, और हमने उसमें एक क्लॉज 15A डलवाया, और 15A में ये डलवाया कि जो भी ट्रांजैक्शंस, खरीदी बिक्री का जो भी व्यवहार अगर एक रियल एस्टेट एजेंट के मार्फत, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट के मार्फत अगर हुआ हो, और उसमें जो भी अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा विद द प्रमोटर और एंड विद द बायर, उसका जो है पालन करना पड़ेगा। ये चीज उसमें हमने डलवाया। अब ये जो प्रोविजन है, आप जिस प्रोजेक्ट के लिए आप अपना नाम दर्ज करवाते हो और जिसके चैनल पार्टनर के तौर पे आप काम करते हो, ये आपका कर्तव्य बनेगा कि आप अपने प्रिंसिपल को बताएं कि उनका मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट ये क्लॉज जो है रहना चाहिए 15A। और ये क्लॉज अगर रहेगा तो कल होके मान लीजिए जो भी एग्रीमेंट हुआ है आपका विद द प्रिंसिपल, विद द प्रमोटर या विद द रियल एस्टेट अपना जो बायर, उसका अगर कहीं भी उल्लंघन होगा तो दैट बिकम्स अ वायलेशन ऑफ द रूल्स। और वायलेशन ऑफ द रूल्स में आप सेक्शन 31 में महारेरा के पास वो बात आप उठा सकते हैं कि ये मेरा जो है अंडरस्टैंडिंग था कि ये 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए मुझे मिलने थे, लेकिन उन्होंने जो है उसमें नहीं दी या कुछ ऐसा किया वैसा किया और उसका वायलेट किया, दैट इटसेल्फ शुड बी सफिशिएंट। So in short, I think ये जो न्यूज़ आप दे रहे हैं ये कि ऐसा कोई रूल है, हम मेरे रियल्टर कम्युनिटीज की तरफ से तो आपको तो पूरा मतलब एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स। नहीं, ये बहुत अच्छा चीज है और मैं समझता हूँ कि ये रूल आके भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन इसको अभी तक जितना लोगों तक पहुंचाना चाहिए, आज शाम के पब्लिक मीटिंग में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप वो 42J में
किसी एक प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़ने वाले हो, क्योंकि प्रोमोटर भी आप पर डिपेंडेंट है, उसका माल बिकवाने के लिए वो आपको चैनल पार्टनर के तौर पे जब ले रहा है तो आपका ये हक बनता है उसको बताइए कि साहब ये तो आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें जो है सेक्शन 15A क्लॉज 15A आप मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जरूर डालें। तो सर आपके माध्यम से ये अब बहुत लोगों को पता चलेगा कि ये सेक्शन भी है जो एजेंट्स को सेफगार्ड करता Absolutely. है, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। Absolutely. सर एनी क्लोजिंग रिमार्क्स दैट यू वुड वांट टू गिव इट टू क्लोजिंग रिमार्क्स मैं इतना ही कहूंगा कि एक आपने ये जो सेशन हमारे साथ किया, बहुत खुशी है मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारी चीजें, जैसा आपने कहा कि दहशत है या डर है, इसका उद्भव जो है ये होता है फ्रॉम लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। तो जिस तरह से आप आज शाम पब्लिक मीटिंग में एक कैपेसिटी बिल्डिंग का सेशन करेंगे जिसमें कि यू विल टेक देम थ्रू कि नया जो प्रोसीजर शुरू किया गया है ऑफ सर्टिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसी तरह से मैं समझता हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और इसकी शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए कि पुणे में जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं, यू रीच आउट टू देम, यू टेल देम कि आप हमसे जुड़िए। और आज तो मतलब ये डिजिटल इंडिया है, आप डिजिटली जो है उनका नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। जितना नॉलेज आप उनका बढ़ाएंगे उतना सेक्टर इंप्रूव करेगा, उतना उनका बिजनेस इंप्रूव करेगा। कीपिंग दैट इन माइंड, डोंट गेट perturbed or fearful of any new provision that is being brought in. The provision is not because you are not trusted. The provision is because you are a trusted man and we feel that this sector should improve and become robust through you. थैंक यू वेरी मच गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और सारी चीज़ें का खुलासा करने के लिए। दर्शन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू। दोस्तों, आप उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड यू वुड गेट लॉट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन फ्रॉम दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन दबाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।